बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम कंप्यूटर साइंस नया सिलेबस जो पीसीटीबी का है, आईसीएस कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट है, इस पे हम ये पढ़ रहे हैं और आज चौथा लेक्चर है। तो पहले चैप्टर में हम अभी आए, पहला यूनिट में। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है 1.5, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो लेट्स स्टार्ट। प्लानिंग ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज लाइक प्लानिंग ए ट्रिप। और सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट को प्लान कर रहे हैं ना, वो कहते हैं जिस तरह हम ट्रिप को शहर पे जाते हैं ट्रिप के लिए, उस तरह भी प्लानिंग करनी होती है। यू नीड टू नो वेयर यू आर गोइंग, हाउ लॉन्ग इट विल टेक एंड हाउ मच इट विल कॉस्ट। यानी कि आपको ये जानना जरूरी है कि आप कहाँ जा रहे हैं। ठीक हो गया। और हाउ, कितना ज्यादा टाइम लगेगा, कितना वक्त लगेगा, एंड हाउ मच इट विल, और कितना इस पे खर्चा आएगा ट्रिप पे, जिस तरह होता है। इसी तरह सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट में भी हमने प्लान करना है। तो द 5 फेजेस ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, कौन कौन से 5 फेजेस हैं इसमें? इनिशिएशन, शुरू करना जो होता है, स्टार्ट। फिर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, और प्रोजेक्ट क्लोजर यानी क्लोज हो जाना। तो ये फेजेस हैं जो 5 हैं। ठीक है जी। तो स्टार्ट होता है इनिशिएशन है, फिर प्लान करना, एग्जीक्यूट करना, उस पर अमल दरामद करना, और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कि भाई आया, हमने जो जो काम किया हुआ है ये वह परफॉर्मेंस भी दे रहा है, उसकी मॉनिटरिंग करनी है। और फिर आखिर में प्रोजेक्ट एंड करना है। तो ये 5 फेजेस इंपॉर्टेंट हैं जो जरूरी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी, कंप्रीहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, पहले पहले क्या था? प्लानिंग करनी है जो कि प्रोजेक्ट के हवाले से। तो जामे प्लानिंग यानी कि कंप्रीहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट ऑल द डिटेल्स ऑफ योर प्रोजेक्ट बिफोर यू स्टार्ट। स्टार्ट से पहले आपने तमाम डिटेल जो प्रोजेक्ट की है उसके बारे में सोचना, प्लान करना बहुत जरूरी है। जामे तौर पर जो करते हैं हम उसके जो जो शामिल है ना, दिस इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट नीड्स टू बी डन, हु विल डू इट, एंड हाउ इट विल बी डन। जी, इससे मुराद क्या है कि आपने समझना है क्या कर रहे हैं हम कंप्रीहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग के हवाले से, कि आपने क्या करना है, व्हाट नीड्स टू बी डन, हु विल डू इट, कौन इसे करेगा, एंड हाउ इट विल, और कैसे होगा। ठीक है जी। डिड यू नो, मालूमात क्या, सम ऑफ द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज इन द वर्ल्ड आर वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये दुनिया में चंद ऐसी कंपनियां हैं जो अरबों डॉलर्स की वर्थ रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज ऑफ 2023, Microsoft, one of the leading software giants, has a market capitalization exceeding $2 ट्रिलियन। बहुत ज्यादा रकम है आप। यानी ये माइक्रोसॉफ्ट जो है ना, वो तकरीबन जो एक लीडिंग बहुत बड़ा जायंट है, बहुत बड़ा है, वो है। मार्केट कैपिटलाइजेशन उसकी कितनी है जी? 2 ट्रिलियन। दिस इमेंस वैल्यू हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड टोटल एंड टुडेज डिजिटल एज। यानी कि आजकल की जो ये डिजिटल एज है, दुनिया जो है कंप्यूटराइज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे आ रही है। तो काफी काम अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी चल रहा है, वो कंप्यूटर साइंस की अगले उसकी समझने का ब्रांच है। तो आप, इसमें ये बताता है कि कितनी ज्यादा अहमियत है, कितना इम्पैक्ट है इकोनॉमिकली, ये डिजिटल एज किस तरह आगे ग्रूम कर लिए, इसलिए इसका कंप्यूटर साइंस सीख रहे हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और आगे जाकर आप फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाएंगे और बहुत से काम, आप जिस फील्ड में जाएंगे तो बहुत काम आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इसलिए इनको कॉन्सेप्ट को सीखते रहें, साथ साथ नोट करते रहें, बुक साथ रखें। आगे 1.4.2, सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइन। सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइन मीन डिसाइडिंग हाउ लॉन्ग ईच पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल टेक। जी, तो टाइमलाइन होता है वक्त देना, दूसरा पार्ट है। पहले हमने प्लानिंग के लिए देखा है कंप्रीहेंसिव प्लानिंग। अब हमने टाइम लाइन डिसाइड करना है कि कितना टाइम लेगा। ठीक है ना, प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट जो है, दिस हेल्प्स कीप्स द प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक। तो पता लगता है उसकी, हम ट्रैकिंग करते रहते हैं, पता लगता है कि वो कोई प्रोजेक्ट 2 दिन बाद कितना में मतलब हो गया काम, और फिर इसी तरह वीकली, मंथली ये ट्रैक करते हैं हम। तो इसका आसानी से ट्रैकिंग हो सकती है, एंड इंश्योर्स इट गेट्स डन ऑन टाइम। और फिर ये इससे बड़ा आसान हो जाता है और हम यकीनी बना लेते हैं कि वक्त पे ये प्रोजेक्ट हो, काम हो। एग्जाम्पल है, इफ यू आर बिल्डिंग ए वेबसाइट, अगर हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, यू माइट सेट ए टाइमलाइन फॉर डिजाइनिंग साइट। अब साइट बनाने के लिए भाई इसका आपने टाइमलाइन रखना है। भाई ये पहले दिन हमने स्टार्टअप कहाँ से लेना है, दरमियान में कहाँ पहुंचना है, एंड क्या करना है। तो सारी चीजें जब आप वेबसाइट डेवलप करेंगे, अभी स्टार्ट है, तो इंशाल्लाह वो सीखेंगे भी, और डिजाइन करना होता है हमें।
टाइमलाइन को अनदर फॉर राइटिंग द कंटेंट, और कुछ हम टाइमलाइन ऐसा बनाएंगे कि कंटेंट कब लिखना है, टाइमलाइन रखनी है, सॉरी, एंड अदर फॉर टेस्टिंग एवरीथिंग, और हर चीज टेस्टिंग करने के लिए भी हमने एक टाइमलाइन रखना है। अब 1.4.3 है एस्टिमेटेड एस्टिमेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट का हम अंदाजा लगाते हैं, जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं तो उसमें कॉस्ट तो आती है। तो ये टॉपिक है कि कॉस्ट का एस्टिमेट कैसे लगाना है। एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज ए क्रिटिकल स्टेप इन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो ये एक बड़ा अहम इंपॉर्टेंट जो स्टेप है प्रोजेक्ट प्लानिंग का, कि कॉस्ट को आपने एस्टिमेट करना है। इट इन्वॉल्व प्रेडिक्टिंग द टोटल एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, कि हम एक प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए टोटल हमारे कितने एक्सपेंस होंगे, कितना खर्चा आएगा। अक्यूरेट कास्ट एस्टिमेशन हेल्प इन बजटिंग, बजट बनाने में एक अक्यूरेट हमें पता हो तो बजट हम अपना उस हिसाब से बना सकते हैं। रिसोर्स एलोकेशन के हमने जो चीज़ें देनी है, मतलब मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, सॉफ्टवेयर टूल चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, जो भी चाहिए वो रिसोर्स एलोकेशन कहलाता है। एंड सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, और हकायक पे मबनी हमारी तवक्कुआत पूरा करने में भी आसानी होती है। Here we will explore the key factors involved in estimating software project cost and provide an example to illustrate the process। मकसद इससे क्या मुराद है कि यहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे, उसकी खोज में जाते हैं कि अहम जो फैक्टर्स हैं, अहम जो चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व हैं एस्टिमेटिंग सॉफ्टवेयर को एस्टिमेट करने में, कॉस्ट को एस्टिमेट करने में, और उसकी हम एक एग्जांपल से वो कहते हैं जी हम वजाहत करेंगे जी। की फैक्टर्स एंड कॉस्ट एस्टिमेशन, कौन कौन से की फैक्टर्स हैं। डेवलपमेंट नंबर वन टीम होती है जो कि डेवलप प्रोग्राम कोडिंग करती है, लिखती है, डिबग करती है, सारी ये होती है डेवलपमेंट टीम। द कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेवलपर्स, देयर एक्सपर्टीज एंड देयर आवरली रेट्स। यानी कि कॉस्ट किस पर डिपेंड कर रही होती है कि नंबर ऑफ डेवलपर एक है, दो है, चार हैं, 10 हैं, 20 हैं, जितने हैं, उनकी उनकी महारत का लेवल क्या है, वो इनिशियल बिगिनर हैं, वो मतलब दरमियाना एक्सपीरियंस रखते हैं, या वो बाजा फुल फ्लेज एक्सपर्ट्स हैं। और फिर उनका पर आर जो कितना कास्ट हमें वो पड़ेगा, मतलब वो कितना चार्ज करते हैं अपनी एक्सपर्टीज का। टीम्स विद स्पेशलाइज्ड स्किल्स में चार्ज हायर रेट, जो स्पेशल टीमें होती हैं, ज्यादा स्किलफुल होते हैं और एक्सपर्ट्स होते हैं, वो ज्यादा चार्ज करते हैं, यकीनी बात है, उनका रेट ज्यादा होता है एक्सपेंडिचर का। टेक्नोलॉजी स्टैक, जो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज हैं हमारी, वो जो हमारी यूटिलाइज होती है, उनको टेक्नोलॉजी स्टैक के हवाले से ये कॉन्सेप्ट है। द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड टूल्स कैन अफेक्ट द कॉस्ट जी। टेक्नोलॉजी कौन सी हम यूज कर रहे हैं, मकसद उस हवाले से जो टूल्स वगैरह हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, टूल्स वह हैं, वो अफेक्ट करते हैं कास्ट को। सम टेक्नोलॉजीज रिक्वायर मोर रिसोर्सेज और स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए वसाइल भी ज्यादा चाहिए, और उसके लिए खास नॉलेज भी चाहिए। अब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप करने लगे हैं, या टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रहे हैं, कोई यूटिलाइज कर रहे हैं कोई, तो वो क्या करेंगे, उसके लिए स्पेशल इल्म चाहिए हो तो फिर आप कर सकते हैं, और उसके लिए रिसोर्सेज भी कुछ चाहिए होते हैं, जो आगे चलकर आपको एग्जाम्पल से वजाहत करेंगे। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, लॉन्गर प्रोजेक्ट जनरली इनकर हायर कॉस्ट ड्यू टू द प्रोलॉन्ग रिसोर्स एंगेजमेंट एंड पोटेंशियल चेंज इन स्कोप जी। अगर कोई बड़े प्रोजेक्ट है वो आमतौर पर बहुत ज़्यादा उनकी कास्ट होती है, क्योंकि उनका प्रोलॉन्ग रिसोर्स एंगेजमेंट, क्योंकि ज़्यादा देर तक उनके रिसोर्स को हमने रखना होता है, बिजी रखना होता है, और पोटेंशियल चेंज इन स्कोप, और स्कोप उसका जो होता है वो भी चेंज हो सकता है, चेंज होता रहता है। रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क एंड देयर मिटिगेशन स्ट्रेटजीज कैन ऐड टू द ओवरऑल कास्ट। अब पोटेंशियल जो खतरात आ सकते हैं और उनमें उनको फिर कम करना, तो इसमें कास्ट बढ़ जाती है। जैसे कंटिजेंसी फंड जो होते हैं हंगामी सूरत हाल में, इमरजेंसी सूरत फंड होते हैं, आर ऑफन इंक्लूडेड टू एड्रेस अनफोर्सीन इश्यूज। जो अचानक कोई मसाइल आ सकते हैं, कोई विंडो करप्ट हो गई फॉर एग्जांपल, कोई सिस्टम बैठ गया, कोई हार्डवेयर जल गया, तो इस तरह के फंड जो है कंटिजेंसी फंड कहलाते हैं। Quality assurance costs associated with testing, bug fixing, and ensuring the software meets quality standards are also part of estimation। कास्ट जो होती है टेस्ट करना, कोई प्रोग्राम को देख रहे हैं उसमें बग है, एरर्स हैं, उनको ठीक करना, और सॉफ्टवेयर उसकी क्वालिटी मीट हो रही है स्टैंडर्ड या नहीं, ये भी सब क्वालिटी एश्योरेंस भी आपका एक की फैक्टर इन कॉस्ट एस्टिमेशन है। एग्जांपल हम ले रहे हैं, लेट्स कंसीडर सिनेरियो वेयर ए कंपनी इन पाकिस्तान वांट्स टू डेवलप ए मोबाइल एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन शॉप जी। ऑनलाइन शॉपिंग आपने की होगी, दराज आपके पास है, ठीक हो गया, या अमेजोन देखा है कंपनी, या कोई और भी है, तो आप आराम से जो है ना, एक एग्जांपल ले रहे हैं मोबाइल कंपनी की जो पाकिस्तान में, वो मोबाइल एप्लीकेशन की कंपनी है बल्कि, तो हम उसके लिए क्या क्या चीजें हम लेंगे, स्कोप क्या है, मकसद इसका भी, इसका स्कोप कहाँ तक है। तो इसमें क्या बता, द ऐप विल इंक्लूड यूजर रजिस्ट्रेशन, जो भी यूजर आएगा वो रजिस्टर्ड होगा, साइन अप होगा, रजिस्ट्रेशन करेगा,
आपको कुछ को एक्सपीरियंस होगा, जो नए लोग हैं उनके लिए इशू है, लेकिन इंशाल्लाह कभी मैं इस हवाले से भी कि ऐप वगैरह जब आगे होगा, जब प्रोग्रामिंग करेंगे पहचान की, तो कोशिश करूंगा तो एक आध ऐप हो जिसमें आपको ये सीन बताया जाए यूजर रजिस्ट्रेशन किस तरह होती है। प्रोडक्ट लिस्टिंग, मतलब उसमें प्रोडक्ट रखे जाएंगे, जो भी चीज़ें मोबाइल है वो मोबाइल की एक लिस्ट होगी उस पर। शॉपिंग कार्ट, जैसे आप आम जाते हैं शॉपिंग में, कोई बड़े अगर मार्केट जाएं, कोई बड़ी शॉप हो या आप उसमें जाते हैं, तो एक कार्ट पकड़ के आपने चीज़ें डालनी होती हैं सौदा। तो इसमें भी एक कार्ट होता है जो कि वर्चुअल होता है, जो उसमें डालते हैं तो फिर वो स्टॉक हो जाता है, फिर आप उसकी आखिर में पेमेंट करते हैं ऑनलाइन। तो काफ़ी एक्सपीरियंस आपके जिनको हो चुका है तो वो जानते हैं, जिनको नहीं है तो वो आगे सीखेंगे। पेमेंट इंटीग्रेशन, भाई रकम जो है उसके मुताबिक जो निकले वो इंटीग्रेट हो, जमा हो जाए। भाई चार चीजें खरीदें तो उसकी पेमेंट और होगी, दो है तो और, तो वो इसको पेमेंट इंटीग्रेशन कहते हैं। एंड ऑर्डर ट्रैकिंग, और ऑर्डर का ट्रैक होता रहे। मसलन है वो, उन्होंने अभी अगर कार्ट में रखा हुआ है, क्या उन्होंने वो कार्ट में तो पड़ा होगा लेकिन उसको ऑर्डर दिया नहीं गया होगा। जब कस्टमर ऑर्डर देगा तो वो फिर उस हिसाब से स्टार्ट से लेकर एंड तक, डिलीवरी होम तक, जब कस्टमर पहुंचने तक उसका ट्रैकिंग रखे। तो ये एक स्कोप है, समझ गए ना। तो इसमें आप क्या क्या करेंगे जी? डेवलपमेंट टीम है, द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स अ टीम ऑफ वन प्रोजेक्ट मैनेजर, टू फ्रंट एंड डेवलपर, टू बैक एंड डेवलपर, वन यूआई यूएक्स डिजाइनर एंड टू क्वालिटी एश्योरेंस क्यूए टेस्टर। अब ये एक टीम है जिसमें एक होगा मैनेजर जो मैनेज कर रहा होगा, ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, दो फ्रंट एंड डेवलपर होंगे जो कि हमारा यूजर इंटरफेस है उसको देख रहे होंगे, और दो बैक एंड डेवलपर होंगे, ठीक है जी, वो जो पीछे बैठ के सर्वर साइड के जो एपीआई और सब चीजों को डील कर रहे होंगे। और एक होगा तो एक यूआई यूएक्स यूजर इंटरफेस होता है, जो मेन यूजर का इंटरेक्शन हो रहा होता है सामने, तो उसको यूआई कहेंगे। और यूएक्स होता है ओवरऑल एक्सपीरियंस, यानी कि यूजर एक्सपीरियंस कहेंगे, जो डिजाइन करेगा कि भाई ओवरऑल वो सेटिस्फैक्टरी है या नहीं है ओवरऑल। एंड टू क्यू फॉर स्टैंड्स फॉर क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट, क्वालिटी के लिए टेस्टिंग कीजिए कि ये म्यार पे पूरा उतरता है या नहीं। ये पूरी टीम होगी जो देख रही होगी वैक्सीन। टेक्नोलॉजी स्टैक क्या होगा? द ऐप वेल डेवलप्ड, ये अब टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूटिलाइज होगी। वो है रिएक्ट नेटिव फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी, Node.js फॉर द बैकएंड एंड MongoDB फॉर द डेटाबेस। तो अभी आप सोच रहे होंगे ये रिएक्ट नेटिव क्या है, नोट डॉट जेएस क्या है, और मोंगो डीबी क्या है। तो थोड़ा सा मैंने डिटेल में एक इसके लिए नोट्स बनाए हैं, तो वाइट पैड में मैंने रखे हुए हैं, वो आपको मैं अभी शेयर कर देता हूँ, आप देख लें और थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा जी। रिएक्टिव नेटिव इज ए फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन यूजिंग जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है। तो बेसिकली क्या है, ये बिल्डिंग नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन। अब नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन आप देखेंगे, एक होती है वेब एप्लीकेशन जो सिर्फ वेब ब्राउजर पे चलते हैं, जब आप वेब पे चला सकते हैं। एक है नेटिव। नेटिव में होता है कि जब इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर में आप इंस्टॉल कर रहे हैं, बेसिकली ये नेटिव होते हैं जो कि डिफरेंट क्लास क्लास प्लेटफॉर्म पे, क्रॉस प्लेटफॉर्मिंग पे चलते हैं। जिस तरह का आपके किसी iOS पे भी चलता है प्लेटफॉर्म पे मोबाइल, आपका एंड्रॉइड पे भी चलता है, इस तरह को कहते हैं नेटिव एप्लीकेशन। हाइब्रिड जो होता है वो इनका कम्बिनेशन होता है, होती नेटिव है लेकिन उसमें बिल्ट इन वेब ब्राउजर होता है। तो ये फर्क है इन एप्लीकेशन में। अच्छा, it enables cross-platform development, allowing developer to write code once and deploy it on both iOS and Android। देख ले। And Node.js is JavaScript runtime environment है। जब runtime का environment that executes Java code server side। ठीक हो गया, ये कि बैक एंड के लिए ये ज्यादातर यूटिलाइज करते हैं। एंड MongoDB is a NoSQL database that stores data in flexible JSON like document। ठीक है, JavaScript ऑब्जेक्ट रोटेशन लाइक डॉक्यूमेंट होता है जो कि आप डेटा मेंटेन करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ का कस्टमर का रखते हैं, जो भी है ये बेसिकली मोंगो डीबी कर रहा होता है। ठीक हो गया था। दिस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टुगेदर टू क्रिएट अ फुल स्टैक मोबाइल एप्लीकेशन। जब आप पूरा बनाते हैं ना फुल एप्लीकेशन, तो ये तीनों चीजें जो है जावा स्क्रिप्ट में ही लिखी होती हैं और इनके थ्रू काम ज्यादातर चला रहे होता है। रिएक्टिव अब जो नेटिव फ्रंट एंड हैंडल द यूजर इंटरफेस और यूजर इंटरेक्शन ऑफ मोबाइल है। अब फ्रंट एंड का भी आप क्लियर हो गया कि क्या कहते हैं, यूजर इंटरफेस को हैंडल करता है और यूजर इंटरेक्शन आपस में मोबाइल ऐप से किस तरह करता है। तो ये क्या होता है, रिएक्ट नेटिव एक टूल है, टेक्नोलॉजी है। इनकी अगर गूगल करें तो नेट पे चले जाएं तो आपको ये डाउनलोड हो जाएगा, तो उसमें आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अभी प्रोग्रामिंग पाइथन में सीखेंगे तो फिर इनका क्लियर हो जाएगा भाई आप प्रोग्रामिंग करते किस तरह है। नोड डॉट जीएस क्या होता है, बैकएंड, जो कि मैनेजेस द एप्लीकेशन लॉजिक। एप्लीकेशन के लॉजिक क्या है, ठीक हो गया। एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एंड पॉइंट्स,
ठीक है, आपस में दो एप्लीकेशन किस तरह जुड़ती हैं वो एपीआई कहलाता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस एंड पॉइंट्स होते हैं, ताकि एक एप्लीकेशन दूसरी के साथ जब आपस में राब्ता कांटेक्ट करे तो वो इसके लिए ये नोड डॉट जीसीएस काम आता है, जेएस। और कम्युनिकेट विद डेटाबेस, और डेटाबेस मोंगो डीबी के साथ भी ये मैनेज करवा रहा होता है। ये सिर्फ यूजर इंटरफेस और यूजर इंटरेक्शन के लिए होता है। मोंगो डीबी डेटाबेस स्टोर द एप्लीकेशन डेटा सच एज यूजर इंफॉर्मेशन, ऐप कंटेंट एंड सेटिंग। तो समझ आ गई, डेटाबेस के मेंटेन करता है डाटा इंफॉर्मेशन क्या है यूजर की, ऐप का कंटेंट क्या क्या चीजें मौजूद है, और सेटिंग करने के लिए इसमें पड़ा होता है। द कॉम्बिनेशन अलाउज फॉर एफिशिएंट डेवलपमेंट आज all three technologies use JavaScript, reducing the need for context switching between different languages. It also provided a scalable and flexible architecture suitable for handling large amounts of data and user traffic. देखिए जी, बहुत सारे जावास्क्रिप्ट में सब चीजें इसमें शामिल हैं। स्केलेबल फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है, इसलिए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं करनी पड़ती, बार बार एक जबान से दूसरी में, एक जबान में नहीं जाना पड़ता, एक ही लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ जो डाटा है यूजर हैंडलिंग में बड़ी आसानी होती है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया कंसेप्ट। हम अपनी बुक पे आ रहे हैं, द ऐप विल बी डेवलप्ड यूजिंग रिएक्ट नेटिव फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नोड जेएस फॉर द बैकएंड एंड मोंगो डीबी फॉर द डेटाबेस। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या होगी? एस्टिमेटेड ड्यूरेशन है 6 मंथ होता है। ऑपरेशनल कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट इंक्लूडिंग क्लाउड होस्टिंग, डेवलपमेंट टूल एंड सॉफ्टवेयर ऐसा जी। एस्टिमेटेड ड्यूरेशन टाइम जो है वो 6 माह लगेगा वो कहते हैं। कास्ट कितनी होगी? क्लाउड होस्टिंग, एक होते हैं लोकल, जो हमारी हम स्टोर करते हैं कोई डाटा हार्ड डिस्क में, हार्ड ड्राइव में, तो वो लोकल होती है होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग कौन सी है? कि आपकी क्लाउड पे इंटरनेट ऑनलाइन जो आपके डाटा आप स्टोर करते हैं। डेवलपमेंट टूल्स, ऑपरेशन कास्ट में डेवलपमेंट टूल्स भी होंगे, और सॉफ्टवेयर का लाइसेंस भी सावधान हमें चाहिए होगा, उसके पैसे देने पड़ते हैं अगर ऑफिशियली हम जब काम करते हैं। रिस्क का मैनेजमेंट क्या है? पोटेंशियल रिस्क इंक्लूड स्कोप चेंजेस एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इशू, यानी कि स्कोप तब्दील हो सकता है। एक आपने जो स्कोप अभी बताया ये करेगा, लेकिन हो सकता है वक्त में इसमें तब्दीली करना चाहिए यूजर को, उसके भी एक इश्यूज आ सकते हैं। और कंटेंजेंसी फंड ऑफ 10% टोटल कास्ट, जो रिस्क वाले फंड रखे जाते हैं, मैंने पहले बताया, उसको 10%, जो टोटल कास्ट है, को 10% उसका निकालना होता है। क्वालिटी अश्योरेंस जो इसका है, वो इंक्लूड्स कंप्रीहेंसिव टेस्टिंग फेजेस टू इंश्योर फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस। समझ आ गई होगी उम्मीद है आपको, कि इंक्लूड करता है कंप्रीहेंसिव टेस्टिंग फेज टू इंश्योर फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस। तो ये आपने टेस्टिंग करके फंक्शनैलिटी परफॉर्मेंस को उसको मीट करना होता है। जी, मैं क्विक गो थ्रू है, कॉस्ट ब्रेक थ्रू एक एस्टिमेटेड लिखा गया। प्रोजेक्ट मैनेजर जो आप रखेंगे वो कास्ट अगर 5,000 एक घंटे का ले रहा है, ठीक है ना, तो 20 घंटे एक हफ्ते में अगर वो ड्यूटी करता है, और 24 वीक का, ठीक है, 6 माह है ना, तो कितना है ये देख लें आप, तकरीबन 24 लाख रुपए पाकिस्तानी। फ्रंट एंड डेवलपर जो है, 2 डेवलपर रखते हैं, और 3500 पर आ रहा है। 30 घंटे अगर एक वीक में काम करता है, 24 घंटे, तो उसकी कॉस्ट ये आ जाती है, ठीक है जी, 50,40,000। बैक एंड डेवलपर इसी तरह देख लें, देख लें, तो ये देखें 57,60,000, ठीक है। यूजर इंटरव्यू यूएक्स एक्सपीरियंस ये देखें कॉस्ट, और इतनी करेगा, और ये देखें 14,40,000। क्वालिटी इंश्योरेंस जो टेस्ट कर रहा है वो 24 लाख तक चला जाएगा। ऑपरेशनल कॉस्ट इसी तरह क्लाउड सर्वर टूल ये देखें 10 लाख। और टोटल मिलाकर 1,60,04,000 रुपया बनता है। और टोटल कास्ट, एस्टिमेटेड कास्ट कितना बनेगी? ये क्योंकि कंटेंजेंसी फंड हमने 10% कहा था, इस कास्ट का जो टोटल पीछे आ गया उसका इतना निकलता है। तो टोटल कास्ट सॉरी ये है अपना 1,96,44,000 रुपए, इतना इसका खर्चा है। एक्सपोनेंशियल टोटल एस्टिमेट कास्ट ऑफ पीकेआर इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम प्लानिंग एंड डिजाइन टू इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग, ठीक है ना, ये तमाम इंक्लूडेड है ये चीजें। उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा। दिस एग्जांपल illustrates how different factors contribute to the overall cost and importance of the detailed planning in cost estimation। तो ये बताता है किस तरह के कितना कॉस्ट हमारा होता है और कितना ये अफेक्ट होता है। समझ आ गई उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। आप 8 बिट्स पढ़ते हैं कि मालूमात जो होती है वो क्या है? यू डोंट नॉट नीड टू नो प्रोग्रामिंग टू स्टार्ट ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। वो कहते हैं आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग जानने की जरूरत नहीं है, आप खुद शुरू कर दें। यू कैन पोस्ट योर आइडिया ऑन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म फॉर्म्स वेयर डेवलपर्स कैन बिड ऑन योर प्रोजेक्ट। आपने अगर फ्री अपवर्क.com है, freelancer.com है, तो ये आप जो प्रोजेक्ट लोग कर रहे होते हैं ऑनलाइन, वो अब बिड करते हैं, जिस तरह के आम ठेकेदारी कारोबार लिए जाते हैं, इसी तरह वहां भी आपने एक प्रोजेक्ट लिखेंगे कि मुझे वेबसाइट बना के ले दें,
वहां पे दुनिया के जहाँ के जो डेवलपर हैं काम करने बैठे हुए हैं, वो करेंगे मैं इतने में कर देता हूँ, वो इतने में कर, बेसिकली दिस इज बेडिंग। ठीक है जी, आप उससे भी आप अपना डेवलपमेंट शुरू कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, जरूरी नहीं है कि आप हो, आपके पास पैसा है तो फिर आप आराम से शुरू कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली यू कैन आल्सो सीक आउट इन्वेस्टर टू फंड योर आइडिया। अगर आपका कोई अच्छा आइडिया है तो ठीक है ना, अपनी फैमिली की मदद से आप ये भी कह सकते हैं कि इन्वेस्टर ढूंढें और मेरा एक आइडिया है, इसको एक अच्छा प्रोजेक्ट मैंने बनाना है, तो इस तरह के लोग भी मिल जाते हैं। दिस वे यू कैन ब्रिंग योर विजन टू लाइफ, अपनी जिंदगी में एक अपना विजन जो है उसको ला सकते हैं विद प्रोफेशनल हेल्प एंड टर्न योर इनोवेटिव आइडिया इनटू रियलिटी। जो आपका एक इख्तराई है, आपका जो माशाल्लाह आइडिया इनोवेशन है, वो आइडियाज है जो वो रियलिटी में बन जाएगा, आप इजाद कर सकेंगे, कोई चीज नई चीज इन्वेंट कर सकेंगे। तो रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट वन पॉइंट, अब ये टॉपिक हम देखने लगे हैं। Risk assessment and management are crucial aspects of any software project. They involve identifying potential risk that could impact the project success। जी, ये बहुत अहम पहलू हैं, ठीक हो गया सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के। दे इन्वॉल्व पोटेंशियल रिस्क, इससे हम पोटेंशियल जो रिस्क है, खास खास जो रिस्क हो सकते हैं, वो प्रोजेक्ट की कामयाबी को यानी कि वो कर सकते हैं, कोड इम्पैक्ट द प्रोजेक्ट सक्सेस, कामयाबी को असरअंदाज हो सकते हैं। अच्छा, एनालाइजिंग द लाइकलीहुड एंड इम्पैक्ट ऑफ दिस, और उनके पर क्या क्या असरात पड़ सकते हैं, एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजी टू मैनेज देम, और उनके लिए स्ट्रेटजी बनाना कि किस तरह इनसे हम निपट सकें। अफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट हेल्प्स इंश्योर दैट प्रोजेक्ट स्टे ऑन ट्रैक। मतलब अगर अगर आपने रिस्क में अच्छी वो की हुई है, ताकि आपका प्रोजेक्ट कहीं मसला भी हो तो वो ट्रैक पे सही तरह चलता रहे टाइमलाइन के मुताबिक, और विद इन रिसोर्सेज विद इन बजट एंड मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड, बजट में हो और क्वालिटी म्यार को भी हमारा मीट करता रहे। स्टेप्स एंड रिस्क असेसमेंट मैनेजमेंट कौन कौन से हैं? नंबर वन, आइडेंटिफाई रिस्क, लिस्ट ऑल पोटेंशियल रिस्क दैट कोड अफेक्ट द प्रोजेक्ट, यानी कि हम वो तमाम पोटेंशियल जो रिस्क आ सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, लिखते हैं, प्रोजेक्ट को लिस्ट बनाते हैं। दीज कोड भी टेक्निकल रिस्क सच एज टेक्नोलॉजी में चेंजेस, टेक्नोलॉजी की तब्दीली हो, वो भी खतरा हो सकता है। ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है, ऑपरेशन के दौरान लाइक रिसोर्सेज शॉर्टेज हो जाए, मतलब कोई रिसोर्स कम पड़ जाए। और एक्सटर्नल रिस्क जो बैरून सच एज मार्केट फ्लक्चुएशन, मार्केट फ्लक्चुएट कर जाए, तो इस तरह की चीजें जो है तब्दीली आ सकती है। टेक्नोलॉजी भी तब्दील हो सकती है, जो हमने की है कि ये काम नहीं कर रही तो डिफरेंट आ रही है। एनालाइज रिस्क दूसरा है, एवेलुएट द लाइक्लीहुड ऑफ ईच रिस्क अकरिंग एंड इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट द प्रोजेक्ट। कि भाई एक रिस्क जो अकर होगा उसको क्या कब तक हो सकता है, कैसे होगा, एंड इट पोटेंशियल इम्पैक्ट कितना प्रोजेक्ट पर असरअंदाज होगा। दिस हेल्प इन प्रायोरिटाइजिंग विच रिस्क नीड मोर अटेंशन, के इसको तरजीह देना कि कौन सा रिस्क ज्यादा पहले खतरनाक है उसको पहले देखा जाए, और बाकी को दूसरा जो कम हो वो इम्पैक्ट वाला बाद में देखा जाए। इस तरह तरजीह बुनियादों पे अटेंशन जरूरत होगी। डेवलप मिटिगेशन strategies for each significant risk, develop a plan to reduce its likelihood or minimize its impact। जो भी होगा उसके लिए मिटिगेट करना है, उसको कम कैसे करना है, उसके हवाले से हमने मिनिमाइज अपनी इम्पैक्ट को कम से कम करें, तो यहाँ पे डेवलप करेंगे मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। दिस कोड इन्वॉल्व एडिंग बफर्स टू द शेड्यूल, स्केड्यूल या शेड्यूल, अच्छा स्केड्यूल। तो इसमें यह है कि बफर हम ऐड करेंगे ताकि शेड्यूल के मुताबिक हम देखते रहें। सिक्योरिंग बैकअप रिसोर्सेज, कि हम बफरिंग ये होगी, डायरेक्ट आपका वो चीज नहीं जा रही होगी, ताकि जो खराब वो होगा तो उसका पहले ही उसका बंदोबस्त कर लिया जाए, शेड्यूलिंग। उसके बाद सिक्योरिंग बैकअप रिसोर्सेज, जो बैकिंग आपके रिसोर्सेज वो बैकअप उसकी कॉपियां रख ली जाएंगे। कनेक्टिंग एडिशन टेस्टिंग, और एडिशनल इसकी टेस्टिंग की जाए फिर। मॉनिटर रिव्यू क्या है? कंटिन्यूसली मॉनिटर द प्रोजेक्ट फॉर न्यू रिस्क एंड रिव्यू एग्जिस्टिंग रिस्क टू एडजस्ट स्ट्रेटजीज एज नेसेसरी, यानी कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर करते रहें ताकि प्रोजेक्ट न्यू रिस्क पे जो नया मसला है तो उसके लिए देखते रहें, और उसका रिव्यू करें कि कहीं एडजस्ट करें और स्ट्रेटजी को जहाँ जहाँ जरूरत हो, ताकि रिस्क को हम मॉनिटर कर सकें और फिर रिव्यू कर सकें। एग्जाम्पल, ए प्रोजेक्ट इज यूजिंग ए न्यू untested technology, the risk is that the technology may not work as expected, causing delay and additional costs। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं कि कोई अनटेस्टेड टेक्नोलॉजी है, पहले नहीं टेस्ट हुई हुई, नई है, रिस्क ये है कि टेक्नोलॉजी हो सकता है मुतवक्किल काम ही ना कर रही हो। ठीक हो गया, जिस तरह के आपने रिएक्ट जार जेस कोई प्रोग्राम है, ऐप बना रहे हो, काम ही ना चले उससे, काजिंग डिलेज उसमें आ रही हो, एडिशनल कॉस्ट पड़ रही हो, तो मिटिगेशन स्ट्रेटजी क्या होगी? कंडक्ट स्मॉल स्केल पायलट प्रोजेक्ट टू टेस्ट द टेक्नोलॉजी बिफोर fully integrated into the main project।
पहले एक छोटे लेवल का पायलट टेस्टिंग कहते हैं कि उसको लॉन्च करने से पहले चेक कर लिया जाए छोटे लेवल पे, क्या वो टेक्नोलॉजी काम भी करती है, चल भी सकती है मेरे को कि नहीं। दिस कैन हेल्प आइडेंटिफाई पोटेंशियल इश्यूज अर्ली एंड प्रोवाइड ए चांस टू एड्रेस देम विदाउट इम्पैक्ट लार्ज प्रोजेक्ट। इससे ये होगा, पता लग जाएगा कहीं इशू है तो उस टेक्नोलॉजी को पहले एड्रेस इशू को कर लिया जाए, ताकि वो हमारे बड़े प्रोजेक्ट में लॉन्च हो फिर मसला ना करे और उसको अफेक्ट ना करे। डिस्कशन फिगर 1.8 illustrates the risk management process showing the steps from identifying risk to monitoring and reviewing them। वो कहता है कि फिगर जो 1.8 है वो हमें बताती है कि रिस्क को मॉनिटर रिव्यू की में कैसे करना है। बाई फॉलोइंग दिस स्टेप प्रोजेक्ट मैनेजर कैन सिस्टमेटिकली एड्रेस रिस्क। और मैनेजर क्या है, वो क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली सिस्टम वाइज बड़े स्टेप वाइज उसको एड्रेस करते हैं, इंश्योरिंग ए स्मूदर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ताकि प्रोजेक्ट सही तरह चलता रहे। तो 1 अच्छा, इसमें क्वालिटी इंश्योरेंस है। क्वालिटी इंश्योरेंस assurance ensures that a project meets set standards and works correctly। यानी कि अब क्वालिटी इंश्योरेंस क्या होता है कि वो स्टैंडर्ड को मीट करे और वर्क सही करे। इट इन्वॉल्व्स मेथड सच एज टेस्टिंग, रिव्यूइंग कोड, गेटिंग फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर्स एंड रेगुलरली चेकिंग द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। अब ये कौन कौन से इसमें मेथड इन्वॉल्व होता है कि टेस्ट करना, नंबर एक टेस्ट करते हैं, रिव्यू कोड को देखते हैं ठीक है गलत है किस तरह काम कर रहा है, गेटिंग फीडबैक राय लेते हैं यूजर से या स्टेक होल्डर से, जो भी उसमें पार्टनर हो या शामिल होते हैं सारे, ऑनर हो सकता है कोई और है, एंड रेगुलर चेकिंग, और चेकिंग करते हैं द प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस। एग्जांपल, इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट दिस इन्वॉल्व्स ensuring that the code is both accurately written and functions as expected। यानी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में हम देखते हैं कि कोड सही भी लिखा हुआ हो और काम भी सही करे, ये मीट करे म्यार को, स्टैंडर्ड को। तो ये था हमारा आज का ये टॉपिक। आगे हम ग्राफिकल सॉफ्टवेयर सिस्टम पढ़ेंगे और यूएमएल की तरफ जाएंगे, और ये सारे हम नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको देखेंगे। तो बाकी आपको अगर कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और आप अपने ये शेयर भी कर सकते हैं, ये वीडियोस लेक्चर हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहा करें करें और दोस्तों को भी कहें। बाकी अगर आप किसी हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए हो, ये बुक चाहिए हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0320596614 0320 ईमेल भी कर सकते हैं bukhari@gmail.com। ठीक हो गया। तो दो में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।